हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। अपन अपना जो माइनर सब्जेक्ट है स्वच्छता स्वच्छ भारत, उस पर क्वेश्चन देख रहे थे। इसकी अपन ने फर्स्ट यूनिट देख ली थी। आज सेकंड यूनिट जो स्वच्छ भारत के संकेतक ग्रामीण, इस पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी एग्जाम रिलेटेड। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज की स्थिति क्या थी जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के समय ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज बहुत कम थी, लगभग 38.7% थी। अधिकांश ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं थी और वे खुले में शौच करते थे, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2022 तक ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो 2022 तक ग्रामीण भारत में घरेलू स्वच्छता कवरेज में जबरदस्त वृद्धि हुई, जो लगभग 100% तक पहुंच गई। यह स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत करोड़ों शौचालय के निर्माण और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है, जिससे खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छता कवरेज में वृद्धि का ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो स्वच्छता कवरेज में वृद्धि का ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जल जनित बीमारियां जैसे कि डायरिया, हैजा में कमी आई है। बच्चों में कुपोषण और स्टंटिंग यानी नाटापन की दर बहुत ही कम हुई है या फिर इसमें सुधार हुआ है। समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, स्वच्छता कवरेज में वृद्धि ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को कैसे बढ़ाया है। तो स्वच्छता कवरेज में वृद्धि ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें खुले में शौच के लिए बाहर जाने के जोखिम को, जिनमें हिंसा होती थी, इनसे मुक्ति मिली है। घरों में शौचालय होने से उनकी निजता सुनिश्चित हुई है और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2014 से लेकर 2022 तक स्वच्छता कवरेज में इतनी तीव्र वृद्धि के दो प्रमुख कारण क्या थे। तो 2014 से 22 तक स्वच्छता कवरेज में इतनी वृद्धि के दो प्रमुख कारण थे। सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यापक जागरूकता अभियान। इसका साथ ही सामुदायिक भागीदारी और शौचालय के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी महत्वपूर्ण रही है। हालांकि अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है। इसमें कुछ लोगों को अपनी भागीदारी देनी चाहिए और कुछ प्रयास सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, खुले में शौच मुक्त गांव से आप क्या समझते हैं। तो एक खुले में शौच मुक्त गांव वह है जहां गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता और सभी घरों तथा सार्वजनिक संस्थानों में शौचालय तक पहुँच है तथा उनका नियमित उपयोग किया जाता है। यह केवल शौचालय निर्माण नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन पर भी केंद्रित है। यानी कि शौचालय निर्माण से काम नहीं चलेगा, उनका उपयोग भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गांव को ODF घोषित करने के लिए दो प्रमुख मानदंड क्या हैं। तो एक गांव को ODF घोषित करने के लिए दो प्रमुख मानदंड हैं कि सभी घरों में शौचालय होने चाहिए और उनका नियमित उपयोग किया जाना चाहिए तथा गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन इस स्थिति की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यानी व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ODF स्थिति की पुष्टि प्रक्रिया का क्या महत्व है। तो ODF स्थिति की पुष्टि प्रक्रिया का महत्व यह है, यह घोषित ODF स्थिति की सत्यता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसमें तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन
समुदाय आधारित निगरानी और व्यवहार परिवर्तन की निरंतरता का आकलन शामिल होता है ताकि वास्तविक और टिकाऊ परिणाम मिले। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने में व्यवहार परिवर्तन संचार की क्या भूमिका रही है। तो खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने में व्यवहार परिवर्तन संचार की केंद्रीय भूमिका रही है। इसने शौचालय उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, मिथकों को तोड़ा है और खुले में शौच के स्वास्थ्य व सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया है, जिससे लोगों ने अपनी आदतों को बदला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि भैया कहाँ से क्वेश्चन उठा के लेके आए, तो भैया ऐसा आपको लग रहा है तो लग ही रहा है, मैं तो सिलेबस पे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, शौचालयों के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करना, नवनिर्मित शौचालय का उपयोग न करना। इन शौचालय के रखरखाव तथा सफाई की निरंतरता, जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन भी चुनौतियाँ पैदा कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ODF प्लस गांव की अवधारणा क्या है। तो ODF प्लस गांव की अवधारणा ODF स्थिति में एक कदम आगे है। इसमें न केवल खुले में शौच मुक्त शामिल है, बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए और गांव में दृश्य स्वच्छता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन। माइक लगा लिया है मैंने, अगर बीच में कुछ आवाज़ कटफट जाती है तो मेरे को नहीं पता चलेगा, टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ODF प्लस मॉडल के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक क्या हैं। तो ODF प्लस मॉडल के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक हैं, ग्राम स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण, गीला या सूखा, और अपशिष्ट संग्रह व सुरक्षित निपटान या प्रसंस्करण की सुविधा, जैसे कि खाद बनाना, पुनर्चक्रण करना। यानी गाँव में गीला और सूखा को अलग करना और उनका निपटान करना, उनकी खाद बनाना या फिर पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ODF प्लस मॉडल के तहत तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक क्या हैं। तो ODF प्लस मॉडल के तहत तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दो प्रमुख संकेतक हैं, घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर, बगैर मलमूत्र के अपशिष्ट जल के प्रबंधन की व्यवस्था, जैसे कि सोक पिट्स, मैजिक पिट्स, और सार्वजनिक स्थानों पर जल भराव को रोकना व जल निकासी की उचित व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, दृश्य स्वच्छता, विजुअल क्लीनलीनेस का ODF प्लस मॉडल में क्या अर्थ है। तो दृश्य स्वच्छता का ODF प्लस मॉडल में अर्थ है कि गांव के सार्वजनिक स्थान, जैसे कि सड़कें हो गई, गलियां हो गई, तालाब के किनारे के स्थान हो गई, साफ सुथरे और कचरा मुक्त होने चाहिए। इसका उद्देश्य एक समग्र स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण वातावरण बनाना है, न कि केवल शौचालय पर ध्यान केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने का ग्रामीण समुदाय पर क्या अतिरिक्त लाभ होगा। तो ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने का ग्रामीण समुदाय पर अतिरिक्त लाभ होता है, जिसमें पर्यावरण में सुधार आता है, बीमारियों की कमी आती है, संसाधनों को बेहतर उपयोग मिलता है, जैसे कि खाद बना सकते हैं कचरे को, ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि शामिल होती है। ये स्वच्छता को एक समग्र अवधारणा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ODF प्लस गाँव में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए दो प्रमुख विधियाँ क्या हैं। तो ODF प्लस गाँवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए दो प्रमुख विधियाँ हैं, सोक पिट्स व मैजिक पिट्स का निर्माण, जो ग्रे वाटर को भूमि में सोखने देते हैं और स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल के उपचार के लिए तालाबों या छोटे पाउंड का विकास करते हैं। ये विधियाँ हैं कि भाई जल का उचित उपयोग कैसे करें, तालाब बनाओ, बहने मन दो, है ना, सोच रखो जल को भी। क्वेश्चन नंबर 17 है,
ओडीए प्लस मॉडल में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर क्यों जोर दिया गया है? तो ओडीए प्लस मॉडल में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है जो मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसका उचित संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करके ग्रामीण पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओडीए प्लस स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? यानी कि इसको ग्राम पंचायत क्या काम करती है इसके लिए? ओडीए प्लस स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका होती है। वे व्यवस्था परियोजना बनाती है, संसाधनों का प्रबंधन करती है, जागरूकता अभियान का नेतृत्व करती है और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के संचालन व रखरखाव को सुनिश्चित करती है। लगातार बोलता हूँ तो गला सूख जाता है, बस इतना सा कारण है। आवाज़ कैसे आना। ओडीए प्लस मॉडल में बायोगैस संयंत्र की भूमिका हो सकती है क्या? तो भाई बिल्कुल हो सकती है। ओडीए प्लस मॉडल में बायोगैस संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे कि पशु गोबर, रसोई का गीला कचरा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे स्वच्छ ऊर्जा मिलती है और अपशिष्ट का कुशल निपटान होता है। यह ग्रामीण समुदाय के लिए एक टिकाऊ समाधान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यवहार परिवर्तन ओडीए प्लस स्थिति प्राप्त करने में कैसे एक सतत आवश्यकता है? तो व्यवहार परिवर्तन ओडीए प्लस स्थिति प्राप्त करने में एक सतत आवश्यकता है क्योंकि लोगों को न केवल शौचालय का उपयोग करने में आदत डालनी होगी बल्कि अपशिष्ट को अलग करने, प्लास्टिक को ठीक से निपटान करने और अपने परिवेश को साफ रखने की आदत भी डालनी होगी। यह एक निरंतर सीखने और अनुकूल बनाने की एक प्रक्रिया है। भाई देखो 11:41 हो गई। ये रात का समय है, दिन का नहीं है। दिन में तो अक्सर ट्रेन चलती है, वैसे भी शोर शराबा होता रहता है। अब रात में क्या है कि इतनी ट्रेन तो चलती है फिर भी आसपास का जो माहौल है वो शांत रहता है और कमरे को बंद कर रखा है, पंखा चला नहीं रखा है, तो गर्मी लग रही है। बस आपके लिए की जा रही है इतनी मेहनत, पढ़ाई से अलग टाइम निकाल कर आपको दिया जा रहा है। मेरे को लगता है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से करेंगे आप। धन्यवाद।